नमस्कार नमस्कार, राधे राधे जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल करंट अफेयर्स के रिवीजन की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। वीडियो एग्जाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स जो आपकी क्लास चल रही है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निजन, राजेश, बीके राजा, सभी का, गणेश राठौड़, सुरेंद्र। चलिए दोस्तों, देखिए अपन लोग बातचीत कर रहे थे कुछ विशेष बातों पर। अभी आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही। सबसे पहले आपने स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में थोड़ी बातें आपसे करते हैं। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में कौन कौन सी बातें जो है वो अच्छी है, कौन कौन सी बात आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले इसमें इंदौर जो है वो लगातार अपनी धाक है वो जमाए हुए है। 2017 से लेकर, कब से, 2017 से लेकर के अब तक पांचवी बार लगातार जो है वो क्या है, स्वच्छता के मामले में सबसे स्वच्छ शहरों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इंदौर शहर लगातार पांचवी बार जो है वो इस स्थान पर आया है। अभी इनको सम्मानित हाल ही में किया गया है। 2017 से लगातार कौन सी बार, पांचवी बार जो है वो सफल या फिर सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में अगर शामिल किया जाए तो इंदौर शहर शामिल है। उसके बाद सूरत का नाम आता है, सूरत शहर। उसके बाद एक शहर है विजयवाड़ा। कौन सा शहर है, विजयवाड़ा। ये वो तीन शहर हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में लगातार 3 स्थानों पर रहे हैं, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। इसके बाद अगर बात की जाए आपसे, यह कार्य कौन सा मंत्रालय देखता है, तो ध्यान रखना, आवासन एवं शहरी मंत्रालय। आवासन एवं कौन सा मंत्रालय है, शहरी मंत्रालय जो है वो शहरी कार्य मंत्रालय, वो मंत्रालय इन सब कार्यों को देखने का क्या करता है, काम करता है। इसके साथ अगर छोटे शहरों, 3 प्रकार की कैटेगरी है, छोटा शहर, उसके बाद मध्यम शहर, उसके बाद कौन सा है, मध्यम शहर, और उसके बाद है कौन सा, बड़ा शहर। ये 3 शहर जो हैं वो इस लिस्ट में स्थान बनाए हैं, छोटा शहर, मध्यम शहर और कौन सा है, बड़ा शहर। जिसमें सबसे छोटे शहर की बात अगर की जाए तो न्यू दिल्ली जो है वो, न्यू दिल्ली इसमें स्थान बनाने में सफल रहा है। मध्यम शहर की अगर बात की जाए तो नोएडा जो है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आपको नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध नगर जो है वो कहां पर पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, नोएडा। वो मध्यम कैटेगरी का शहर है, उसको स्वच्छता शहर में शामिल किया गया है। बड़े शहरों की अगर बात की जाए, बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो उसमें नवी मुंबई का नाम आता है। कौन सा है, नवी मुंबई जो है वो, नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। थाना जो है, थाने जगह जो है वहां पर पड़ता है कौन सा, नवी मुंबई। तो दोबारा सुन लीजिएगा एक बार सारी बातें। इंदौर शहर, सूरत शहर, विजयवाड़ा शहर, ये 3 शहर जो हैं सबसे स्वच्छ शहर हैं पूरे देश भर में। उसके बाद 3 कैटेगरियों में शहरों को डिवाइड किया गया, सबसे छोटा शहर, मध्यम शहर, बड़ा शहर। ये जनसंख्या के अनुसार जो है वो इन शहरों को अलग अलग स्थान दिए हैं। छोटे शहरों में सबसे जो अच्छा शहर है, स्वच्छ शहर, वो न्यू दिल्ली रहा है। मध्यम शहर की कैटेगरी में बात की जाए तो नोएडा शहर है, और नवी मुंबई जो है वो बड़े शहरों में ठाणे जो जगह है वहां पर। अगर राज्य की बात की जाए, स्वच्छ राज्य का पुरस्कार कौन से राज्य को मिला है, तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ जो राज्य है, कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का जो दर्जा है वो क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर छावनी की बात की जाए, यानी कैंट इलाका कौन सा है जिसको सबसे स्वच्छ कैंट जो है वो आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ कैंट जो है, यानी सैनिक छावनी जो है, उन सैनिक छावनियों में अगर बात की जाए, सैनिक छावनी, तो अहमदाबाद का जो कैंट एरिया है, कहाँ का, अहमदाबाद का कैंट एरिया जो है वो सबसे स्वच्छ कैंट एरिया की लिस्ट में उसे शामिल किया गया है। तो अहमदाबाद कैंट एरिया सबसे स्वच्छ कैंट एरिया में शामिल किया गया है। दोबारा सारी बातों को एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़, सैनिक छावनी अहमदाबाद, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 2017 से लगातार 5वीं बार। उसके बाद सूरत है, विजयवाड़ा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस पूरे काम को देखने का काम करता है। इसके बाद 3 कैटेगरियों में जो शहर डिवाइड किए गए हैं, छोटा, मध्यम और बड़ा, न्यू दिल्ली, नोएडा, नवी मुंबई जो है, ये तीनों राज्य जो हैं वो इसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा है। अब इसी में अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की क्या स्थिति है, जरा इस रिपोर्ट में देखिएगा।
राजस्थान की जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे स्वच्छ अगर शहरों की बात करें तो डूंगरपुर जो है वो पूरा जिला जो है, डूंगरपुर आपका सबसे स्वच्छ जिले जो है उसमें सबसे अच्छे स्थान पर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 32वां स्थान, इसके बाद अगर बात की जाए तो 35वां स्थान और एक है आपका 36वां स्थान। ये 3 स्थान आपको ध्यान रखना है। ये नगर निगम की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 32वें स्थान पर जयपुर हेरिटेज है। कौन सा है? जयपुर हेरिटेज जो है, जयपुर हेरिटेज जो है वो कौन से स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। और 35वें पर जोधपुर उत्तर जो है, कौन सा है? उत्तर जोधपुर या जोधपुर उत्तर जो है वो कौन से स्थान पर है? 36वें पर है। और 35वें स्थान पर उत्तर जोधपुर है और 36वें स्थान पर जो है वो ग्रेटर जयपुर है। कौन सा है? ग्रेटर जयपुर है। ये ऐसे लिस्ट आपको याद करनी है। दोबारा सुन लीजिए, राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे अच्छे की अगर बात की जाए, सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, तो आपको जवाब देना है डूंगरपुर जिला है सबसे स्वच्छ जिला। उसके बाद 3 नगर निगम जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिसमें 32वां स्थान, 35वां स्थान और 36वां स्थान है। यहां पर जयपुर हेरिटेज जो है वो 32वें स्थान पर है, एच हेरिटेज है। उसके बाद 35वें स्थान पर जोधपुर है और उसके बाद अगर बात की जाए 36वां तो ग्रेटर जयपुर जो है, ग्रेटर कौन सा है? जयपुर वाला। ये 3 स्थान जो है वो इसी क्रम में जो है वो रखे गए हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, डूंगरपुर है सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ जिला, 32, 35 और 36 जयपुर हेरिटेज। उसके बाद आपका उत्तर जोधपुर का है और ग्रेटर जयपुर जो है वो, ये 3 सारे इस लिस्ट में मैंने शामिल कर दिए हैं। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हाल ही में देश भर के परोपकारियों की एक लिस्ट जारी की गई, परोपकारियों की लिस्ट, परोपकारी, ठीक है। इस परोपकारियों की लिस्ट को जारी करने का काम किसने किया? एडेल गिव जो हरून इंडिया है, एडेल गिव हारून इंडिया, आपको इतना ही याद रह जाए तो बहुत है। हारून इंडिया या हुरून इंडिया जो है, इसने इस लिस्ट को क्या किया? जारी किया। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में परोपकारी लोगों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें सबसे उच्चतम स्कोर पर रहने वाले व्यक्ति या सबसे ज्यादा परोपकारी व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे पहले व्यक्ति कौन है, उसका नाम बताइए। तो आपको अजीज प्रेम जी का नाम बताना है। किसका? अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी जो है वो विप्रो फाउंडेशन के हैं। किसके हैं? विप्रो फाउंडेशन के अजीज प्रेम जी जो हैं उनका नाम आया है। परोपकारी हेडेल हारून इंडिया 2021 के अजीज प्रेम जी जो हैं, अजीज प्रेम जी को ध्यान रखना है। विप्रो फाउंडेशन के जो चेयरमैन या प्रमुख हैं, ये सबसे ज्यादा परोपकारी भारतीय हैं, उनका नाम आया। उसके बाद शिव नडार का नाम आपने सुना होगा। शिव नडार जो है वो HCL के क्या हैं? प्रमुख हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मुकेश अंबानी का। ये 3 देश भर के परोपकारी हैं। मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस के प्रमुख हैं, रिलायंस इंडिया जो है, ठीक है, उसके प्रमुख हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जो इस हारून इंडिया 2021 की लिस्ट में सबसे टॉप जो परोपकारी हैं उनकी लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। और ऐसा सवाल परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। दोबारा बोल रहा हूं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? अजीज प्रेम जी हैं, विप्रो फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। दूसरे नंबर पर शिव नडार है, HCL के प्रमुख हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी जो रिलायंस के चेयरमैन हैं वो हैं। ये 3 जो नाम हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले वाला आपसे परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जा सकता है। यानी SI के एग्जाम में अजीज प्रेम जी, यानी पिछले वर्ष की जो लिस्ट थी, यानी 2020 की जो टॉप लिस्ट थी, उसमें जिसका स्थान आया था वो पूछा जा चुका है। अब आपसे 2021 का जो है उसके संबंधित सवाल पूछा जा सकता है आगामी पेपर में। चलिए अब जरा आगे बात करते हैं। एक नया सर्वेक्षण आया जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है उस पर सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये कौन सा है? 5वां सर्वेक्षण है। कौन सा? 5वां सर्वेक्षण है। यानी इसे NFHSS 5 के नाम से जाना जा सकता है। और इस 5 का ये दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। उसमें ध्यान रखना, ये कहा गया है कि भैया पुरुष अगर 1000 हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे अभी स्त्रियों की संख्या जो है उसमें सुधार हुआ है और 1020 महिलाएं वर्तमान में हैं। यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं वर्तमान में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है
उसके दूसरे चरण की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि वर्तमान में हमारा जो लिंगानुपात है वो लगातार क्या होता जा रहा है, लिंगानुपात जो है वो सुधरता जा रहा है। इस लिंगानुपात का आंकड़ा आपके सामने 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो चुकी है। इसका मतलब अब कोई भी भारतीय क्या नहीं रहेगा भैया, कोई भी भारतीय जो है वो अब क्या नहीं रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसी लिस्ट में और क्या कहा गया कि प्रजनन जो दर है, प्रजनन जो दर है उस प्रजनन दर में लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। यानी 2.2 से यह प्रजनन दर अब सिर्फ 2 रह गई है। यानी बच्चे पैदा करने की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के आधार पर इस लिस्ट में यह कहा गया कि जो क्षमता पहले 2.2 हुआ करती थी वह अब घटकर क्या हो गई है, 2 हो गई है। लेकिन लिंगानुपात में लगातार क्या होता जा रहा है, सुधार होता जा रहा है। किस लिस्ट में कहा गया है, ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021 में जो 5वां इसका है भाग, उसी के सेकंड चरण की जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ये डाटा उसमें सामने आया है। तो चलिए इसके आगे की बात अब करते हैं आपके सामने। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका शहरी सूचकांक जो है, क्या है, शहरी सूचकांक। उस शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड के बारे में क्या कहा गया, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड, और क्या है जी, डैशबोर्ड है। ये क्या है, डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड 2021-22 के बारे में क्या कहा गया है यह आपको देखना है। SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया। किसने जारी किया, तो इसको जारी करने का काम किया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। यह इस प्रकार का पहला सर्वेक्षण या फिर सूचकांक है। SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, यह पहला इस प्रकार का है। इसमें सबसे टॉप पर रहने वाला शहर कौन सा है और सबसे नीचे रहने वाला शहर कौन सा है वो बताना है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश का है, कौन सा है, शिमला हिमाचल प्रदेश, वो इसमें सबसे ऊपर रहा है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए पहले SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के अनुसार कौन सा ऐसा शहर या कौन सी ऐसी जगह है जो इसमें सबसे टॉप पर रही है, तो उसका नाम आपको बताना है शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे नीचे जो स्थान है वो किसका रहा है, अगर ये पूछा जाए तो आपको जवाब देना है धनाबाद, एक जगह है धनाबाद। ये धनाबाद कहाँ पड़ता है साहब, ये झारखंड में है। धनाबाद कहाँ है, झारखंड में है। और इस धनाबाद का सबसे खराब प्रदर्शन इसमें रहा है, सबसे निचला स्थान इसका रहा है। तो दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग ने पहला SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया, जिसमें शिमला जो है उसका इसमें पहला स्थान रहा है और धनाबाद झारखंड जो है इसका अंतिम स्थान इसमें रहा है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपके सामने है, अभी भारत सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो है किसकी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पूरे देश भर के जिलों को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था की गई। और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे इसके लिए ADB से क्या किया, समझौता किया। दोबारा सुनो कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने किस एजेंसी के साथ एक बड़ा समझौता किया है, तो उसका नाम है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना 19 दिसंबर को की गई थी 1966 में। कब, 19 दिसंबर 1966 में फिलीपींस मनीला जो है, फिलीपींस मनीला में इसका क्या है, मुख्यालय। ये डेट ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना। अभी भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ADB के साथ समझौता किया है। और समझौता भी कितने करोड़ का है, तो $300 मिलियन जो है उसका है। $300 मिलियन का प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, ADB के साथ। और इसके तहत 13 राज्यों को फायदा दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान भी क्या है, शामिल है। कितने राज्यों को लाभ होगा, 13 राज्यों को लाभ होगा और उसमें राजस्थान भी क्या है भैया, शामिल है। यहां पर राजस्थान भी इसमें शामिल है। दोबारा बताता हूं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, एक समझौता किया है, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
किसके साथ? यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यहां पर प्राथमिक देखभाल के लिए $300 मिलियन का 13 राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस मनीला में की गई थी। तो चलिए अब क्या है, ये फिलीपींस मनीला में एडीबी की स्थापना का उस समय उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक आर्थिक विकास करना था। एशिया के जो देश हैं उनका क्या करना? सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। सामाजिक और क्या करना है? आर्थिक विकास करना है। सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो किसका करना है? सामाजिक आर्थिक विकास एडीबी का करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत सरकार जो है उसके साथ ऋण समझौता, स्थापना 19 दिसंबर 1966, फिलीपींस मनीला। सामाजिक और आर्थिक विकास करना एशिया के देशों का यह मुख्य उद्देश्य किसका था? एडीबी का था और अभी भी यही है। चलिए इसके बाद एक बात करते हैं, आपने थोड़े दिन पहले कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा। रेलवे स्टेशन आपके सामने खूब चर्चा इस स्टेशन के बारे में की गई थी। यह किस राज्य में स्थित है जिसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। इस पर विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। किस स्तर की? विश्व स्तर का, यानी वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन है वो बना है। कौन सा? कमलापति रेलवे स्टेशन। ये कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ऐसा विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन अब राजस्थान में भी बनने जा रहा है। राजस्थान में कहां कहां बनेंगे जरा सुन लो। जयपुर का रेलवे स्टेशन जो है मुख्य रेलवे स्टेशन वो बनेगा। इसके अलावा जयपुर का ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व सुविधाओं से लैस होगा। इसके अलावा कोटा का रेलवे स्टेशन होगा और उसके अलावा उदयपुर का जो रेलवे स्टेशन है, ये इतने रेलवे स्टेशन राजस्थान के हैं जो इसी तर्ज पर विश्व स्तर की सुविधाओं से क्या होने वाले हैं? लेस होने वाले हैं। यहां पर विश्व स्तर की सुविधाएं अब मिलने वाली है नागरिकों को। तो कमलापति रेलवे स्टेशन का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक जनजातीय गौरव दिवस अभी मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस जो है, ये जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया गया ये ध्यान रखना है। इस दिन मध्य प्रदेश में एक जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन का भी क्या किया गया था? आयोजन किया गया था और यह 15 नवंबर को मनाएगा। 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में एक सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन भी किया गया। प्लस इसके साथ साथ एक संग्रहालय और इसके साथ साथ एक स्मृति उद्यान जो है, स्मृति उद्यान, ठीक है, स्मृति उद्यान मुंडा जी की याद में कहां पर इनका उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना है रांची झारखंड में। रांची झारखंड में जो है बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। यहां बड़ा बाहुल जो आदिवासी इलाका है वो आदिवासी इलाका बहुत ज्यादा है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये सारे इलाके जो जनजाति बाहुल है, यहां पर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को और एक संग्रहालय और स्मृति उद्यान का उद्घाटन रांची झारखंड में किया गया। जनजाति गौरव समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। ये सारी बातें इसके संबंध में इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी। चलिए इसके बाद एक बात करते हैं, आयुष्मान सीएपीएफ योजना। आयुष्मान सीएपीएफ योजना है। ये क्या है सीएपीएफ योजना? तो जो हमारे सीएपीएफ जो अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले हमारे जो सैनिक हैं उनके विशेष तौर से 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी 2021 को ये योजना शुरू की गई और इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया। कौन से राज्य से? इसे असम राज्य से शुरू किया गया। कौन से राज्य से? असम राज्य से आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत जो है वो कहां से की गई है? तो यहां ध्यान रखना है पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे असम राज्य से शुरू किया गया है। और कब शुरू किया गया? तो 23 जनवरी 2021 को इस योजना को शुरू किया गया है। 2 सेंटर का उद्घाटन अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री
केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ध्यान रखना, सीधा पूछा जा सकता है वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है। और आपकी परीक्षा में जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि इस बार राजस्थान से केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भूपेंद्र यादव जी। उन पर सवाल पूछा जा चुका है पूर्ववर्ती 2 एग्जाम में। भूपेंद्र यादव जी, ये किस किस मंत्रालय का जिम्मा इनके पास है, तो ध्यान रखना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है, प्लस इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण, वन एवं क्या है, पर्यावरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। यह सवाल पेपर में छप चुका है पहले। अभी अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव, हालांकि वो रहने वाले राजस्थान के हैं अश्विनी वैष्णव, लेकिन मूल रूप से वो बीजू जनता दल जो है, वो उड़ीसा का बीजू जनता दल जो है उसकी पार्टी से राज्यसभा के वो क्या सांसद हैं, और उसी के बाद इन्हें क्या बनाया गया, यहाँ केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए। उनके पास रेल मंत्रालय का क्या है, प्रभार है, रेल मंत्रालय का प्रभार है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, ये ध्यान रखना जोधपुर जो है, जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और राजस्थान से जल शक्ति मंत्रालय के ये क्या हैं, मंत्री हैं। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्रालय के प्रभारी हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने 2 सेंटर का उद्घाटन किया। एक तो सेंटर खोला इन्होंने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। ये दोबारा सुन लीजिएगा, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, CNT इसे शॉर्ट में कहा जा सकता है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी CNT है। कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये क्या है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी जो है, इस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। एक सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज जो है, नॉलेज सिस्टम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों सेंटर का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस जगह पर किया, वो आपकी परीक्षा का सवाल है। तो ये ध्यान रखना, दोनों का IIT गुवाहाटी जो है, IIT गुवाहाटी में इन दोनों का उद्घाटन अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये 2 सेंटर जो है इनका उद्घाटन कहां पर किया गया, ठीक है। हाँ जी, पटवारी में मनसुख मांडविया का क्वेश्चन आया, तो धर्मेंद्र प्रधान का आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले कह दिया, केंद्र सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, इनमें से कोई सवाल बन सकता है, अच्छे से याद करना है। और हम अगली क्लास में इन सब मंत्रालयों पर बातचीत भी आपसे करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। एक हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, इसमें अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें अपना नाम दर्ज किस काम से करवाया, वो जरा सुनिए। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपना जो है, इसके प्रमुख जो हैं वो तो है राजीव चौधरी जी। कौन, राजीव चौधरी जो है इसके महानिदेशक हैं, राजीव चौधरी जी। अब एक दर्रा है लद्दाख में, क्या है, लद्दाख में एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है उमलिंग ला दर्रा। क्या है, उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। आज ही सुना होगा आपने इस दर्रे का नाम। ये कहां पर है, ये है लद्दाख में, उमलिंग ला दर्रा है, कहां पर, लद्दाख में। इस दर्रे के पास विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची क्या बनाई गई है, मोटर योग्य रोड बनाई गई है। मोटर वाहन जहां चल सके, ऐसी मोटर योग्य जो सड़क है उसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है। और उसकी हाइट देख लीजिएगा, 19,024 फीट की ऊंचाई पर इस रोड का निर्माण किया गया है। इसलिए विश्व की सबसे ऊंची रोड होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन भी करवाएंगे अर्जुन जी, लेकिन आज नहीं कराएंगे, कल से सारे सवाल ही रखेंगे। आज तक मैंने सारी डिटेल से जो बातें थी वो आपके सामने रख दी। यहां है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में BRO ने अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। काम क्या किया, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य वाहन वाली जो रोड है, 19,024 फीट पर रोड बनाकर इन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इनके महानिदेशक जो है वो राजीव चौधरी है।
चाइना के साथ लगती हुई हमारी सीमा हो, चाहे पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा हो, उस सीमा के साथ साथ इन्होंने क्या किया, रोड निर्माण का जो कार्य है वो किया है। ठीक है, तो लद्दाख इसका क्या है, सही जवाब है, लद्दाख में किया गया है। उमलिंग ला जो दर्रा है वहां पर इसका निर्माण किया गया है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक योजना है जिसका नाम है कृषि उड़ान 2.0। कृषि उड़ान 2.0 जो है वो एक योजना है। देखिए अभी राजस्थान में उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई है। IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान में शुरू की गई है। जरूर याद कर लेना इस डेट को, इस परीक्षा में तो ये नहीं आएगा। 19 दिसंबर 2021 को, ठीक है, ये योजना शुरू की गई। हालांकि आने को कोई गारंटी नहीं है। RAS परी के एग्जाम में, RAS परी के एग्जाम में यह सवाल आ चुका है, लेकिन हालांकि उस सवाल को बाद में क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। यह सवाल अभी पेपर में आ चुका है। कृषि उड़ान योजना 2.0 का क्या मतलब है, पहले तो यह समझो। किसान की जो उत्पादक क्षमता है, किसान जो चीज उत्पादित करता है, अगर वो समय पर सही जगह नहीं पहुंचे तो किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा, राजस्थान के अलवर जिले से एक ट्रेन में प्याज भरा गया और राजस्थान की पहली किसान ट्रेन कहकर उसे असम के लिए रवाना किया गया, लेकिन जब तक वो ट्रेन असम पहुंची तब तक वो प्याज क्या हो गए, सड़ गए और किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए था वो मूल्य प्राप्त नहीं हो सका। इस चीज से बचने के लिए केंद्र सरकार एक ऐसी योजना की व्यवस्था कर रही है जिस योजना के तहत किसान को मिलने वाला उचित मूल्य मिले। इसलिए उड़ान के माध्यम से जिस प्लेन में हम बैठते हैं उन्हीं प्लेनों में माल को भर भरकर उचित स्थान पर सही समय में पहुंचाया जाए, ताकि इससे एयरलाइन जो कंपनी है उसको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। इन दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कृषि उड़ान 2.0 योजना है, 2.0 योजना यह लेकर आई है। यानी एक तो किसको लाभ होगा इससे, किसान को, और एक जो एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन जो कंपनी है उस एयरलाइन कंपनियों को इससे लाभ होगा। दोनों इसके लाभार्थी के रूप में काम कर रहे हैं वायुयान के द्वारा। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई, तो ध्यान रखना 27 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ ही कृषि उड़ान, एक और बात शुरू की गई, कृषि उड़ान ई कुशल नाम से एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से एयरलाइन कंपनी के लोग और किसान आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं। यानी कौन से किसानों को कहां से सामान कहां भेजना है, प्लस एयरलाइन कंपनी को भी अपने यात्री या माल की तलाश रहती है, तो वो जो यात्री या माल की तलाश में कहां पर संपर्क कर सकते हैं। ई कुशल नाम का, कृषि उड़ान ई कुशल नाम का जो प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, ऑनलाइन एक पोर्टल है। उसके माध्यम से दोनों एक जगह क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी दो एजेंसियों को मिलाने का एक क्या है, साझा जो मंच है, उसका नाम क्या है, वो है कृषि उड़ान ई कुशल नाम से जाना जाता है। और कृषि उड़ान 2.0 योजना याद रखना 27 अक्टूबर 2021 को क्या किया गया, शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूं वो है स्टारलिंक। नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टारलिंक क्या चीज है। आपने एक कंपनी का नाम तो सुना होगा जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या है, स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है। ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके मालिक आप लोग फटाफट बता सकते हो एलन मस्क है, क्योंकि आपने ये रट रखा है। एलन मस्क जो है वो इस कंपनी के क्या है, मालिक हैं। इस कंपनी ने भारत में दिसंबर 2022 से भारत में ही बेचेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो क्या है, भारत बन रहा है दुनिया के लिए। कुछ भी बेचो, भारत में आ जाओ भैया। यहां पर ये एलन मस्क साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी जो टेस्ला कंपनी है इनकी, इस टेस्ला कंपनी का भी क्या कर दिया है, संयंत्र भारत में लगा दिया है। अब ये कह रहा है हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, इस स्पेस एक्स एजेंसी के मालिक की ही है एक कंपनी। ये दिसंबर 2022 से भारत में क्या करने वाली है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोग लेते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप लोग लेते हो किसका, इंटरनेट चलाने के लिए। ये कह रहा है दिसंबर 2022 से हमारा इंटरनेट यूज करोगे आप लोग, ठीक है। ऐसा भारत में 2022 से शुरू करने जा रहे हैं। उस वस्तु का या उस मिशन का नाम क्या है, स्टारलिंक नाम से उस मिशन को शुरू करने जा रहा है। दिसंबर 2022 से भारत में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एलन मस्क जो हैं वो किस नाम से, स्टारलिंक नाम से एक मिशन भारत में चला रहे हैं। इस कंपनी के नाम से यहां पर भारत में ये सब किया जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं आगे। अभी फेसबुक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। फेसबुक जो है वो क्या है, इसका नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भैया, मेटा नाम इसका कर दिया गया। हमारे से पहले वाली पीढ़ी को ये दर्द है कि हमारे जमाने में फेसबुक क्यों नहीं आया, व्हाट्सएप क्यों नहीं आया, अब बुढ़ापे में ये सब आया। तो फेसबुक का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया, मेटा कर दिया गया है। इस मेटा कंपनी या फिर फेसबुक कंपनी के जो अब वर्तमान के सीईओ हैं उनका नाम आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मेटा कर दिया गया है उसका नाम। इसके जो सीईओ हैं उन सीईओ का नाम क्या है, तो ध्यान रखना मार्क जुकरबर्ग जो है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो इसके क्या है, कंपनी के सीईओ हैं, ये ध्यान रखना। ट्विटर के सीईओ तो आप लोग सब जानते हैं, राजस्थान से हैं। ट्विटर के सीईओ जो हैं वो कौन है, राजस्थान के अजमेर जिले से बिलोंग करने वाले हैं और वो अभी हाल ही में ट्विटर के क्या बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं। राजस्थान में कहाँ से संबंध है उनका, तो आप लोग बता सकते हो कि राजस्थान में अजमेर से संबंध है उनका। राजस्थान में कहाँ से, अजमेर से संबंध है और नाम उनका पराग अग्रवाल है। क्या है, पराग अग्रवाल है। तो अजमेर जिला जो है, अजमेर जिले ने इस देश को बड़े हीरे दिए हैं और ऐसा ही एक हीरा अजमेर से संबंधित है जिसका नाम क्या है, पराग अग्रवाल है और वो वर्तमान में ट्विटर के क्या हैं, सीईओ हैं। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला है भारत जो है वो कच्चे इस्पात, कच्चा इस्पात तो जानते ही होंगे आप लोग। कच्चे इस्पात और जो स्टील है, इस स्टील, इन दोनों चीजों के उपभोग के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना। उपभोग के मामले में पहला स्थान तो किसका है, चाइना का है, दूसरा स्थान किसका है, हमारे भारत का है। तो दो बात आपके लिए है, पहली कच्चे इस्पात के उपभोग में, दूसरा स्टील के उपभोग में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो वो योगदान किसका है, उपभोग करने में सब ज्यादा योगदान चीन का है और उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं एसडीजी शहरी सूचकांक की बात कर रहा था। एसडीजी शहरी सूचकांक जो है इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। एसडीजी शहरी सूचकांक जो 2021-22 का है उसमें राजस्थान की स्थिति पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। 37, 45 और 51, 47वें स्थान पर, 45वें स्थान पर, 51वें स्थान पर राजस्थान के 3 शहर इसमें शामिल हैं। 37वें पर जयपुर है, कोटा 45वें पर है इसमें, और जोधपुर जो है वो कौन से पर है, 51वें स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से पर है, 37 जयपुर, 45 कोटा, 51 पर कौन है, 51 पर जोधपुर है। एक है राजस्थान से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो राजस्थान के 2 व्यक्तियों को क्या किया गया, दिया गया। एक का नाम है सुरेंद्र अवाना जी, सुरेंद्र अवाना जी नाम है पहला, ठीक है। इनको डेयरी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दूसरा जो नाम है वो भी आपको याद रखना है, राजेश नाम है। क्या है, राजेश बागड़ा का नाम याद करना, राजेश बागड़ा। ये राजेश बागड़ा जो है इनको किसके ध्यान में, कृत्रिम गर्भाधान जो है, ये कृत्रिम गर्भाधान जो पशुओं में होने वाला है उस कृत्रिम गर्भाधान के काम में श्रेष्ठ काम करने के लिए राजेश बागड़ा और सुरेंद्र अवाना जी को, राजस्थान के 2 किसान ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। मेरे दोस्तों सवाल लेकर बात करते हैं तो इतनी सारी बातें आपसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि सवालों की एक लिमिट है, 50, 100, 60 करा सकते हैं, लेकिन एक क्लास में हम 200 से 300 जो आपके कंटेंट हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे फैक्ट आप तक पहुंचाते हैं। तो सवालों को लेकर अगर बात की जाती है तो सवालों की संख्या कम रहती है। अब देखिए अगली बात करते हैं। एक आपने ओमिक्रॉन का नाम तो सुन ही रहे हैं, ओमिक्रॉन, ये नया चर्चा में है, पेपर सेटर के ध्यान आ गया तो ओमिक्रॉन कर देगा। ये ओमिक्रॉन जो है वो बोत्सवाना में पाया गया सबसे पहले। कहां पर, बोत्सवाना, एक दक्षिणी अफ्रीका का देश है बोत्सवाना, आप लोग सब जानते होंगे। जब यहां पर पाया गया तो इसका कोड था B11 और 529, ये कोड यानी ये नाम इसको दिया गया। इसके म्यूटेंट जो होते हैं ना, ये कोरोना जो है ये अपना म्यूटेंट लगातार क्या करता रहता है,
बदलता रहता है, अपना म्यूटेंट लगातार बदलता रहता है। तो म्यूटेंट जो इसका था ये लगातार बदलने की वजह से ही दुनिया पूरी जो है वो आज भी आफत में आई हुई है। इसको उस समय ये नाम दिया गया, लेकिन बाद में WHO ने इसका नाम बदलकर ओमिक्रॉन कर दिया। अब आप समझना कि ये बोत्सवाना जो म्यूटेंट है, इस बोत्सवाना म्यूटेंट का अब आधिकारिक नाम जो WHO ने दिया है वही नाम क्या है, इसका ओमिक्रॉन नाम है। तो आपसे पूछे कि नया क्या है, तो ओमिक्रॉन आपको है। एक मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान। क्या है? समुद्रयान नाम का एक मिशन है। समुद्रयान नाम का एक मिशन है, ये भारत सरकार का मिशन है, यानी फिर क्या कह सकते हो, मानव युक्त समुद्र मिशन है। मानव युक्त समुद्र मिशन है, ये मानव युक्त समुद्र मिशन है और पहला इस प्रकार का मिशन है। इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो इसकी शुरुआत चेन्नई से की गई थी। कहां से? चेन्नई से। आपसे सीधा पूछा जा सकता है भारत के मानव युक्त समुद्र मिशन का नाम क्या है और उसे कहां से स्टार्ट किया गया था। तो भारत का पहला मानव मिशन जो है, मानव युक्त समुद्र मिशन, उसका नाम समुद्रयान है और उसको कहां से शुरू किया गया था, तो चेन्नई से उसकी शुरुआत की गई थी। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ई अमृत के बारे में। ई अमृत क्या चीज है भैया? ये ई अमृत क्या है, अब जरा सुनो ई अमृत के बारे में। अभी COP26 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया। कहां पर? ग्लासगो कहां है? पर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जिसको अपन कहते हैं, ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था, ग्लासगो में। अब ये बात यहां क्यों कर रहे हैं अपन, जरूर सुनो। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है, कौन से वाहन है? इलेक्ट्रिकल वाहन जो है आपके, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो आजकल बाढ़ आ गई है मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की, इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर वेब पोर्टल जो है, एक वेब पोर्टल शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल तैयार किया गया। उस वेब पोर्टल का नाम ही क्या है? ई अमृत है। ये ई अमृत नाम का जो ई वेब पोर्टल है, ये तैयार करने का काम किसका है? नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का है। लेकिन प्रमुख भूमिका इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी जो यूके है, वो दोनों इसको भारत यूके रोड मैप जो है 2030 का, उसके तहत इसे लॉन्च किया गया। यानी दोनों देश मिलकर 2030 तक इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि पर्यावरण में जो कार्बन उत्सर्जन है या होने वाला ग्लोबल वार्मिंग का जो बुरा प्रभाव है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके लिए COP26 जो ग्लासगो में आयोजित किया गया, उसमें एक ऑनलाइन वेब पोर्टल जारी किया गया। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? ई अमृत है। और यह किन दो देशों का सम्मिलित प्रयास है? भारत और यूके का। लेकिन इसको पूरा तैयार करने का काम किसने किया है? नीति आयोग ने इसको तैयार करने का क्या किया है? काम किया है। तो इस बार आपकी परीक्षा के लिए यह सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि COP26 का आयोजन कहां किया गया। इसके साथ साथ ये ई अमृत भी नाम याद रखना। इसके साथ साथ भारत ने अंटार्कटिका जो है आपका, अंटार्कटिका, इस अंटार्कटिका के लिए भारत ने एक अपना वैज्ञानिक मिशन भेजा है। अंटार्कटिका के लिए भारत ने अपना 41वां क्या भेजा है? वैज्ञानिक मिशन भेजा है। और ये वैज्ञानिक अभियान जो है वो कहां जाएगा? हमारा यहां पर एक जो सेंटर बना हुआ है जिसका नाम मैत्री है, उस मैत्री पर जाकर ये विराम करेगा, यानी वहां वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा। इसकी स्थापना 1988 में की गई। यानी हमारे 3 मुख्य अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किए गए हैं। क्या किए गए? हमारे यहाँ 3 मुख्य अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक का नाम मैत्री है और एक का नाम भारती है। एक का नाम क्या है? भारती है। भारती सबसे लास्ट में यानी 2012 में स्थापित किया गया। वर्तमान में ये 2 ही चालू हालात में है। तीसरा जो है उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री है। क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। ये दक्षिणी गंगोत्री जो है ये 1983 में शुरू किया गया था। कब? 1983 में दक्षिणी गंगोत्री शुरू किया गया था। मैत्री जो 1988 में, भारती 2012 में शुरू किया गया और दक्षिणी गंगोत्री 1983 में शुरू किया गया। ये दोनों स्टार्ट हैं। अभी जो मिशन गया है 41वां, वो कहां जाएगा? इस मैत्री पर जाकर वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला है, ये ध्यान रखना। तो अंटार्कटिका के लिए भारत का 41वां जो मिशन गया है वो है अपना अनुसंधान केंद्र। किस अनुसंधान केंद्र को अपना स्थान मानकर वहां अनुसंधान करेगा? तो मैत्री का। तीनों अनुसंधान केंद्रों के नाम ध्यान रखना है, प्लस मैत्री
फिर आपका भारती और फिर दक्षिणी गंगोत्री। सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री स्थापित हुआ, फिर मैत्री 88 में और भारती 2012 में अंत में हुआ, लेकिन कारगर जो है वो वर्तमान में ये क्या है, दो ही हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर, और अगली बात आपके सामने जो मैं रखने जा रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, क्या है? गरीब कल्याण अन्न योजना है। गरीब कल्याण अन्न योजना है ये वाली। क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया? केंद्र सरकार ने जो है ना, इसका जो 5वां चरण है, इसका 5वां चरण जो है, उस 5वें चरण को कब से कब तक लागू रखने, या उसकी अवधि कब से कब तक रखी है? तो दिसंबर 2021 से कब तक? मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक जो है वो इसकी अवधि रखी गई है। तो मेरे मित्रों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तभी आपके सामने ये नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी आपके पास, लेकिन यहाँ से स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। तो चलिए अभी कुछ करते हैं, आप तक आवाज़ पहुंच जाएगी। ज़रा थोड़ा सा धैर्य रखिए। स्टार्ट है। अभी आप लोगों के सामने क्लास स्टार्ट हो जाएगी वापस, आप चिंता नहीं करिए। हाँ हाँ जी, अभी ऑन हो जाता है। वापस अपनी इस बात को कंटिन्यू रखेंगे। आपके कमेंट मेरे तक पहुंच पा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। जी जी जी, क्या हो गया सबको भैया? हाँ सर जी, कड़ी कड़ो लग गया गयो। अरे मित्रों बने रहिए, अभी आगे की बातें अपन आप लोगों से करते रहेंगे। जब तक हमारा समय है आपके साथ बातें करते रहेंगे। चलिए, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये लो जी, अभी आपके सामने वापस आ जाती है सारी चीज़ें, और हमारा जो कर्म है वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। ठीक है, चलिए जरा देखो। अरे रुक जा भैया, शोर वोर मत कर रहे। अब देखो, आगे बातचीत हमारी शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अब हम बातचीत जिसको कर रहे थे, अब सब ओके है। चलिए, जितना ब्लैक ब्लैक थोड़ा दिख रहा है, काम चलाइए इतनी कहानी से ही। अभी अपनी जो बातचीत चल रही थी वो किस विषय पर थी? देखिए, यहां हम लोग बातचीत कर रहे थे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो मैंने ये कहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो दिसंबर 2021 से जो है वो कब तक रहेगी? तो मार्च 2022 जो है ना, मार्च 2022, इस मार्च 2022 तक की अवधि तक ये क्या रहने वाली है? स्टार्ट रहने वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कुछ अभियान आपको बता रहा हूं, वो जरा सुनिएगा। अभी हाल ही में इंडो थाई कोरपेट का आयोजन किया गया। इंडो थाई कोरपेट जो है उसका आयोजन किया गया। इंडो थाई कोरपेट जो है उसका आयोजन किया गया था। किस किस देशों के बीच में किया गया था? तो ये नाम से स्पष्ट है, और दोनों देशों के बीच ये 32वां इस प्रकार का आयोजन था। किस किस देश के बीच में? तो भारत और किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें भारत की ओर से INS कुरमुक जो है, उस कुरमुक जहाज ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है,
आईएनएस कुर्मुक जो है, ठीक है, इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच में आईएनएस कुर्मुक जो है, उस आईएनएस कुर्मुक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए इसके बाद और थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में और करते हैं। एक शक्ति अभ्यास है 2021 का, किसका है? शक्ति 2021, जो लेटेस्ट है, उन्हीं से सवाल बन सकता है, वो जरा सुन लीजिएगा। शक्ति 2021 का आयोजन किसके बीच में किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? तो ध्यान रखना, फ्रांस की एक जगह है जिसका नाम है फ्रेजस। क्या नाम है? फ्रेजस, फ्रांस की एक जगह, वहां आयोजन किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण है? अगर ये पूछा जाए तो ये इसका 6वां संस्करण है। इसका कौन सा संस्करण है? 6वें संस्करण का इसका आयोजन किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो 6वां संस्करण है। इसका आयोजन कहां किया गया? तो फ्रांस के फ्रेजस में किया गया। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में आपने सुना होगा ग्रुड का नाम, ग्रुड का भी आयोजन किया जाता है, वरुण का भी भारत और इन दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा अभी राजस्थान में डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। यह पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुका है, आपको पता होगा। यह डेजर्ट नाइट का आयोजन भी कहां किया गया था? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था 2021 के अंतर्गत। चलिए इसके बाद और बात करते हैं। एक आपने यहां पर सुना होगा मेरे दोस्तों सिटमैक्स का नाम। किसका? सिटमैक्स का आयोजन का नाम सुना होगा। ये सिटमैक्स कहां पर? 3 देशों, यानी तीसरा तो इसका आयोजन था सिटमैक्स का। ये त्रिपक्षीय है, एक तो इसमें भारत है, एक इसमें सिंगापुर है, और एक इसमें क्या है? सिंगापुर, और इसके अलावा क्या है? थाईलैंड है। इन देशों के सम्मिलित प्रयास से इसका आयोजन किया गया, यानी तीसरा संस्करण है। किसका? तीसरा संस्करण सिटमैक्स का है। इस सिटमैक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, SITMEX है। सिटमैक्स 2021 का जो आयोजन है वो तीसरा आयोजन है। इसमें 3 संस्थाएं अलग अलग हैं, जिसमें एक आपकी क्या है? भारत है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय है। ये क्या है? त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये ध्यान रखनीय है, ठीक है। इसका कहां आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया। अंडमान सागर जो है ना, उस अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था इस बार। एक अभी हाल ही में आपने दोस्ती नाम से सुना होगा, दोस्ती युद्धाभ्यास। ये कौन कौन से देशों के बीच हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। भारत के साथ मालदीव के साथ श्रीलंका, मालदीव के साथ क्या है? श्रीलंका है। इन 3 देशों के सम्मिलित प्रयासों से इसका आयोजन किया गया। भारत, मालदीव और श्रीलंका। यह इसका कौन सा? 15वां संस्करण है। यह इसका कौन सा? 15वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया। मालदीव जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। दोस्ती नाम से ये अभ्यास जो है उसका आयोजन यहां किया गया, ठीक है। हाँ जी दोबारा सुन लो, सिटमैक्स 3 देश हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। यहां भी दोस्ती में भी 3 देश हैं, जिसमें भारत, मालदीव और क्या है? श्रीलंका है। इसका आयोजन अंडमान सागर में, इसका आयोजन कहां किया गया? मालदीव में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद देखिए, एक है आप लोगों का यहां पर दक्षिण शक्ति अभ्यास। दक्षिण शक्ति, एक तो था शक्ति, यह है दक्षिण शक्ति। शक्ति का आयोजन कहां नहीं किया गया? राजस्थान में नहीं किया गया। दक्षिण शक्ति का आयोजन अभी राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। दक्षिण शक्ति नाम के अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया। ये बात भी शायद मेरे हिसाब से आपको पता चल जाएगी। अब देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट और करते हैं। अभी हम यहां पर एक है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा समर्पण पर्व जो है उसका आयोजन किया गया। दोबारा सुन लो, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है उसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन झांसी में किया गया। झांसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। यहां पर 17 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। 17 नवंबर से लेकर के कब तक? 19 नवंबर के बीच झांसी उत्तर प्रदेश में किसका आयोजन किया गया? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें आपको पता होगा 19 नवंबर को जब इसका समापन समारोह था तो झांसी के किले में, झांसी का किला जो था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उपस्थित हुए थे। और आपको यह भी पता होगा इस झांसी के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हमारे जो पहले CDS थे विपिन रावत साहब,
कौन थे? विपिन रावत साहब ने अपना उद्बोधन दिया था और प्रधानमंत्री का और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन दोनों का स्वागत जो है वो किसने किया था वहां पर? ये किया था विपिन रावत साहब ने, जो भारत के पहले सीडीएस थे, जो कुन्नूर में हुए दुर्घटना, कुन्नूर में हुए एक तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए दुर्घटना में हेलीकॉप्टर हादसे में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो इन्होंने इनका क्या किया था? स्वागत। तो इसका आयोजन 17 से लेकर के 19 नवंबर तक किया गया था। झांसी के किले में अंतिम समापन समारोह का आयोजन 19 नवंबर को आयोजित हुआ, जहां जाकर झांसी के किले पर तिरंगा झंडा फहराया था देश के प्रधानमंत्री ने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात देखिएगा क्या है। सनराइज ओवर अयोध्या, ये एक पुस्तक आई पिछले दिनों, खूब चर्चा में रही। सनराइज ओवर अयोध्या किसकी है ये पुस्तक? बताइए, अगर आपके सवाल आ जाए मान लो पेपर में, सनराइज ओवर अयोध्या यह पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ध्यान देना, यह है सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। किसकी है? सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। ये सलमान खुर्शीद जो है उनकी यह क्या है? पुस्तक है। इसके बाद जरा सुनिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ है। ये एक पुस्तक है। ये क्या है? कुकिंग टू सेव योर लाइफ है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ है। यह किसकी पुस्तक है? तो भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, उनकी यह पुस्तक है। अभिजीत बनर्जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ है। यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक अभिजीत बनर्जी की है। और सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या है। सनराइज ओवर अयोध्या यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक सलमान खुर्शीद की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? विधिक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया गया अभी हाल ही में? तो ध्यान रखना, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो मनाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो 9 नवंबर 1995 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय, जिसको हम नालसा कहते हैं ना, कई बार बताया आपको, आज सुबह ही बताया था, नालसा। ये नालसा जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये 9 नवंबर 1995 को स्थापित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा इसी दिन, जो गरीब लोग हैं जिनके पास सच्चा न्याय नहीं है, सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के लिए नालसा, सालसा और डालसा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अभी नालसा के जो अध्यक्ष हैं वो आपको बताया था, यू कौन है? यू ललित साहब इसके अध्यक्ष हैं। और संरक्षक अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के जो सीजीआई होते हैं, भारत के सीजीआई जो होते हैं वो कौन है? तो आपको पता होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वही इसके क्या है? संरक्षक है। 9 नवंबर की तारीख को ये राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार आपसे पूछा जाए सालसा सालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो आपको पता है मनिंदर मोहन जो है वो राजस्थान में, मनिंदर मोहन जी राजस्थान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। और इसकी स्थापना जो है वो आर्टिकल 1987 के तहत की गई थी। यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो इसकी स्थापना, इसका एक एक्ट है 1987 का, उस एक्ट के तहत जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आपके भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A है, वह आर्टिकल ये कहता है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको न्याय की व्यवस्था की जाए, उनको सही और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यह हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो मूल अधिकारों में भी ऐसी बातें आप लोगों को खूब जगह पढ़ने को मिलती होगी। तो 39A जो आर्टिकल है उसका भी संबंध है। उसी आर्टिकल के एवज में आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, इन सब की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल जो आपके संबंध में, एक नाम आपने सुन रखा है, ठीक है, प्रभुराम शर्मा। कौन है ये प्रभुराम शर्मा? आपको पढ़ाया गया है प्रभुराम शर्मा के बारे में, ये ध्यान रखना। ये नेपाल के सेना प्रमुख हैं। कौन है? नेपाल के सेना प्रमुख हैं। सेना प्रमुख क्यों जिक्र कर रहे हैं यहां पर हम? तो ध्यान रखना, अभी पिछले दिनों भारत के राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें
क्या किया था, मानद उपाधि से, जनरल की मानद, जनरल की किसकी, जनरल की मानद उपाधि से इन्हें क्या किया था, सम्मानित किया था। जनरल की मानद उपाधि से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था, तो प्रभुराम शर्मा को। ये कौन है, नेपाल के सेना प्रमुख हैं, उनके नाम से ये जाने जाते हैं। इसके बाद आपने सौरव गांगुली के बारे में भी एक बात सुनी होगी। 3 खिलाड़ी सौरव गांगुली, ठीक है, एक आपके वीवीएस लक्ष्मण, एक राहुल द्रविड़ हैं और इसके अलावा एमएस धोनी है। ये 3 खिलाड़ियों के नाम आपको इस बार याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, जरा सुन लो। इसका कारण ये, सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन होने के साथ साथ आईसीसी जो है, उस आईसीसी की पुरुष क्रिकेट की जो समिति है, उस समिति के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी जो है उसकी प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। एमएस धोनी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसके मेंटोर की भूमिका में आने वाले हैं। तो ये इतने सवाल इनसे बन रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अगला व्यक्ति जो है वो विमल पटेल का नाम है। क्या है, विमल पटेल साहब। विमल पटेल कौन है, क्यों याद कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग जो है, अभी तो हमने राजस्थान राज्य उन सब की बात की थी, विधिक सेवा प्राधिकरण, ये अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग है। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग जो है उसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है, भारत के विमल पटेल को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी को की गई थी, 1 जनवरी 2023 तक इनका जो है वो कार्यकाल रहने वाला। 1 जनवरी 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है और इसकी स्थापना 1947 में की गई। भारत जिस वर्ष आजाद हुआ उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष विमल पटेल को बनाया गया। 1 जनवरी 2023 से यह अपना कार्य क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। तो चलिए ये बात मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगी। इसके बाद प्रवीण सिन्हा आते हैं। कौन है, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण क्या है, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा कौन है, तो इंटरपोल नाम की एक संस्था है। क्या है, इंटरपोल नाम की एक संस्था है। इस इंटरपोल नाम की संस्था का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय, क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। आपराधिक पुलिस संगठन है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इस संगठन का जो प्रमुख है वो किसको बनाया गया, प्रवीण सिन्हा को हाल ही में बनाया गया। प्रवीण सिन्हा को हाल ही में बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। प्रवीण सिन्हा को हाल ही में किसका प्रमुख बनाया गया है, तो इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया है। एक आपने पीसी मोदी का नाम सुना होगा भैया। पीसी मोदी जो है इनको राज्यसभा जो है, राज्यसभा का महासचिव बनाया गया। राज्यसभा महासचिव कौन है वर्तमान में, तो राज्यसभा महासचिव जो है वो हैं आपके पीसी मोदी साहब हैं। इसके बाद आपने आर हरि कुमार का नाम सुना होगा। आर हरि कुमार, सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आर हरि कुमार, आर हरि कुमार हमारे नौसेना के क्या हैं, प्रमुख हैं। नौसेना प्रमुख जो हैं करमवीर सिंह की जगह इनको बनाया गया है। इसके अलावा आप लोगों को एक ध्यान और रखना है, चलिए आगे लिख देता हूं। अतुल करवाल और शीलवर्धन सिंह, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अतुल वर्धन, शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह, ठीक है। अतुल करवाल, अतुल करवाल जो है ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अतुल करवाल जो है इनका संबंध कहां से है, तो एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ उसके महानिदेशक इन्हें बनाया गया। शीलवर्धन सिंह जो हैं इनको सीआईएसएफ के प्रमुख बनाया गया है। अब जरा सुनिएगा, इनका ध्येय वाक्य जो है वो है संरक्षण और सुरक्षा। क्या है, संरक्षण और सुरक्षा है। संरक्षण और क्या है, सुरक्षा इनका ध्येय वाक्य है। संरक्षण और सुरक्षा इनका क्या है, ध्येय वाक्य, संरक्षण और सुरक्षा। यहां पर इनका मुख्यालय कहां पर है, तो इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनडीआरएफ का जो प्रमुख वाक्य है वो आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव है। आपदा सेवा सदैव है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में। एनडीआरएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है
और आपदा और जो आपका CISF है उसका भी मुख्यालय कहां पर है, वो भी नई दिल्ली में है। और इसका वाक्य ध्येय वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा, इसका ध्येय वाक्य आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव इनका क्या है, ध्येय वाक्य है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की, आगे किसके बारे में, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कारों का वितरण हाल ही में किया गया वर्ष 2021 के। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 के किसको दिया गया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है विहान और एक का नाम है नव। ये विहान अग्रवाल हैं, दोनों भाई हैं, विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल, ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो दिल्ली के रहने वाले हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। प्लस अभी हाल ही में जो है इन दोनों को ये एक इनका फाउंडेशन है जिसका नाम है किड्स राइट फाउंडेशन, ये लोग चलाते हैं और इन्हीं को हाल ही में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है, उस अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद जरा नेक्स्ट बात आपसे करते हैं, आपने एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम सुना होगा, जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी पिछले दिनों चर्चा में रहा, फील्ड एयरपोर्ट है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना इसका शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये जेवर कहां पर है, तो नोएडा जो है, कहां पर है, नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्या है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ऐसा देश का एकमात्र राज्य जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ये जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अभी हाल ही में शुरू किया गया था, आपको पता होगा, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और ये जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर जो है वहां के इलाके के आसपास ही पड़ता है ये जेवर वाला स्थान, वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। प्लस उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर क्या है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके बाद देखिए अगली बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिए गए, उनके नाम क्रम से याद कर लेना भैया। एक नाम है नीरज चोपड़ा, एक नाम क्या है, नीरज चोपड़ा नाम है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद है रवि दहिया है, इसको सम्मानित किया गया। इनमें से किसको मिला किसको नहीं मिला, ऐसा सवाल वो आपको बनाकर दे सकता है। रवि दहिया को दिया गया। इसके अलावा लवलीना बोरगोहे, ये तो नाम याद रह जाएगा आपको, लवलीना बोरगोहे। इसके अलावा श्रीजेश जो है, श्रीजेश PR जो है हॉकी से संबंधित है, इनको भी दिया गया। इसके अलावा अवनी लेखरा राजस्थान से है, उनको भी यह सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा सुमित अंतिल को यह दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रमोद भगत है, ठीक है। उसके बाद आपका कृष्णा नागर प्रमोद भगत। और इसके अलावा है आपका मनीष नरवाल, क्या है, मनीष नरवाल, ये नाम याद कर लेना, RS के मेंस के इस बार पेपर में आने वाला ही है ये सवाल। क्या आएगा इस बार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोगों के नाम पूछ सकता है, या फिर वो कह सकता है पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल जीतने वाले लोगों के नाम बताइए, 5 लोगों के, 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताइए, 5 पुरुष खिलाड़ियों के नाम बताइए। इस प्रकार का सवाल वहां लगातार पूछा जाता है। तो यहाँ क्या है, मनीष नरवाल आपको ध्यान रखना है। मनीष नरवाल के बाद है मिताली राज, क्या है, मिताली राज। इसके अलावा है सुनील छेत्री, क्या है, सुनील छेत्री इसमें है। फिर है मनप्रीत सिंह भी इसका सही जवाब है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो देखिए अवनी लेखरा 1 नंबर है, राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा आपका यहाँ पर कृष्णा नागर जो है 2 नंबर है। उसके बाद आपका मिताली राज जो है वो 3 नंबर है। ये तीनों खिलाड़ी इधर लिख देता हूं। पहला क्या है, अवनी लेखरा है। उसके बाद आपका कृष्णा नागर है।
और उसके बाद क्या है, जोधपुर से संबंधित है किसका, मिताली राज का। मिताली राज का संबंध जोधपुर से। तो 1, 2 और 3 है, ये 3 खिलाड़ी हैं राजस्थान से जिनको दिया गया है। प्लस टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ आपका 7, 8, 9, 10 और 11 लोग ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। अब फिर आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी कोऑपरेट आपने किया है, जो व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से क्लास संपन्न हुई है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप सभी की कामनाएं हम तक पहुंच रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।